अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर ने इमरान खान से मुलाकात के बाद रिपोर्ट कोर्ट में जमा करा दी। इस केस पर आज होने वाली समाअत के दौरान वज़ीर आला केपी सुहेल खान आफरीदी भी कोर्ट रूम में मौजूद थे। चीफ जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। कोर्ट में पढ़ी गई रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने जेल में हिफाजती सहूलियात, सिक्योरिटी इंतजामात और दस्तयाब खानों पर इत्मीनान का इजहार किया, जबकि उनकी तरफ से तिब्बी सहूलियात को गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया और आंखों के डॉक्टर्स तक रसाई की दरख्वास्त भी की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त स्टेट कस्टडी में है और इमरान खान समेत तमाम कैदियों को यकसां तिब्बी सहूलियात मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि इमरान खान को दीगर कैदियों के मुकाबले में नुमाया सहूलियात दी जाए, सबके साथ एक सा सलूक होना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हुकूमत अच्छे मूड में है। आंखों के इलाज के साथ इमरान खान को उनके बच्चों के साथ टेलीफोनिक राब्ते की सहूलत भी मिलनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कोर्ट को बताया कि हम आंखों के डॉक्टरों तक रसाई देने के लिए तैयार हैं और 2 से 3 दिन तक ये सब काम हो जाएंगे। एक जानिब हुकूमत ने बुशरा बीबी के साथ ख़ानदान की मुलाकात शुरू करा दी है, तो दूसरी जानिब कोर्ट से भी इमरान खान को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुकूमत वाकई अच्छे मूड में है और तहरीक इंसाफ भी एग्रेसिव बयानी से किनारा कशी इख्तियार कर रही है। ताहम ये भी देखना है कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात का ब्रेक थ्रू कब तक हो सकता है। इस पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कोऑर्डिनेटर टू वज़ीर आज़म इख्तियार वली खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके। दोनों का बहुत शुक्रिया। झगड़ा साहब, ये जो रिपोर्ट पेश की गई है कोर्ट में बैरिस्टर सलमान सफदर की तरफ से और उसके सीधा पॉइंट्स जो हैं वो सब ज़रा सब नहीं पढ़े होंगे। उनमें जो आशूबे चश्म का जिक्र किया गया है उसमें उन्होंने लिखा कि खान साहब से मुलाकात हुई तो मुसलसल पानी भी बह रहा था। एक तो ज़ाहिर है कि जहाँ पर बहुत अच्छा बताया है इंतजामात, सिक्योरिटी और खाने के हिसाब से, वहाँ पर इलाज के ऊपर थोड़ी सी शिकायत और मायूसी दिखाई दी है। तो ये जो एक पेशरफ्त हुई है, आप समझते हैं कि इसके बाद उनके इलाज में और बेटों की बात कराने वाली बात के बाद कोई बेहतरी होगी? मुझे तो आपकी एनालिसिस से किसी हद तक काफ़ी इख्तलाफ है, क्योंकि मेरे ख्याल में अगर आप जो खबर आप देख लें जो एक्चुअली लोगों में चल रही है, तो वो ये है कि ये कैसे हो सकता है कि जब इमरान खान की एक आंख में नज़र 15% ना रही और वो सिचुएशन शुरू हुई अक्टूबर से, तो अक्टूबर और अभी फरवरी तकरीबन 4 महीने हो गए, तो जो हमें सब अच्छा है रिपोर्ट्स मिल रही हैं, जो हुकूमत के वज़रा ये कंटिन्यूसली कहते रहे या जिस तरीके से इमरान खान के ट्रिप को छुपाया गया और फिर उसके बाद दोबारा कहा गया कि सब अच्छा है, और फिर जो सरकारी एंकर्स हैं मुनीब फारूक की तरह जो कि कह रहे हैं, आई एक्चुअली बिलीव्ड कि इमरान खान की सेहत स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो आई एम सॉरी, लेकिन सियासत एक जगह, इलेक्शन ये सारा भी एक जगह। बट आई थॉट कि मेरा ख्याल था कि आज इतनी इंसानियत होगी इस हुकूमत में या इस निज़ाम में या जो भी इसे कहना चाहते हैं, कि वो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को जो उनका ड्यू केयर है, चाहे वो हमें बताए या ना बताए, वो खुद से दे। ठीक। आई थिंक देयर इज नो एक्सक्यूज, नो जस्टिफिकेशन। और इसमें अब हम सब अकाउंटेबल है, हुकूमत तो अकाउंटेबल है, एज अ पार्टी भी। मैं जो है ना अपने आप से ना अपने कॉलीग से वो जिम्मेदारी जो है वो हटाऊंगा, लेकिन आज मेरे ख्याल में हुकूमत में किसी को ना कोई एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, ना कोई जस्टिफिकेशन देनी चाहिए। खास तौर पे जब पीएमएलएन के लीडर ने 4 साल एज अ कॉन्विक्ट बाहर गुजारे हैं ना, मेरे ख्याल में आज टाइम आ गया टू रीसेट, गो फॉरवर्ड। और मेरे ख्याल में एज अ पहला स्टेप के इमरान खान को उनके पर्सनल फिजिशियंस को इमीडिएटली जो है वो एक्सेस दिया जाए।
ठीक। इख्तियार वली साहब, ज़ाहिर है कि बड़ा हैरान कुन है कि ये यहाँ तक सिचुएशन पहुँचती है, और जब पिम्स अस्पताल ले जाया भी जाता है तब भी आप लोगों के साथ शिकायत ये है कि किसी भी फैमिली मेम्बर को इन्वॉल्व ही नहीं किया जाता। अब ये जो कोर्ट के थ्रू जो कुछ हुआ है तो चीज़ें सामने आई हैं, रिपोर्ट ज़ाहिर गई है कोर्ट में, वो पब्लिक भी हुई है, डिस्कस भी हुई है, तो लोगों को पता चला है कि कंडीशन यहाँ तक पहुँची है। बाय द वे, आप लोगों के बारे में आज कोर्ट में रिमार्क्स आए हैं कि हुकूमत का मूड अच्छा है, तो इतना अच्छा है कि हुकूमत अब जो बाकी जितना इलाज है वो पब्लिक करेगी डॉक्यूमेंट्स, और घर वालों को इन्वॉल्व करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फरवा वहीद। देखिए, सबसे पहले तो हम ये तय कर लें कि हम क्या कोई ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट हैं, हम कोई आंखों के डॉक्टर हैं, या हम कोई ये डिसीजन ले सकते हैं कि मतलब, या अगर मैं ये कहूँ कि मेरी अपनी आंख को कोई तकलीफ हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी जो विजन है वो कितने % रह गई है, या मेरी आंख में दर्द है, तो मैं ये उसका थ्रेशोल्ड हर बंदे का अलग होता है कि आपका कुछ और हो सकता है, मेरा कुछ और हो सकता है। जहां तक बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो मेरे ख्याल में दैट वाज रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि स्टेट ये समझती है कि जो बंदा कैद में होता है वो स्टेट की कस्टडी में होता है और स्टेट उसकी रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे उन्होंने अपनी तकलीफ का बताया, उनकी तकलीफ का इलाज किया गया, लेकिन 15% वाली बात से मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करूंगा। नोबडी कैन डिसाइड इट अनटिल एंड अनलेस कोई डॉक्टर उसको एंडोर्स ना करे। जो डॉक्टरों की रिपोर्ट आई है, आपने जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पिम्स हॉस्पिटल के, आपने उनकी रिपोर्ट भी देख ली, उन्होंने जो बयान दिया वो भी आपने देख लिया। हाँ, मजीद अभी अदालत इन्वॉल्व हुई, रूल ऑफ लॉ को मानते हैं, बिल्कुल अदालत ने कहा कि यानी आप कह रहे हैं जो सलमान सफदर साहब मिलकर आए हैं, जो उन्होंने रिपोर्ट कोर्ट में पेश की है, वो आप कह रहे हैं कि एक तरफा है, वो उसमें कोई सदाकत नहीं है, यानी 15% 90% जो उनकी मुतासर हुई है आई साइट, वो गलत है। This is what you meant? 15% का कौन कह रहा है? क्या मैं तो यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं कहूं कि मेरी आंख की बीनाई जो है 25% रह गई है, तो क्या मुझे ये पता है कि आधी कितनी होती है? मैं खुद ये डिसाइड कर सकता हूं अनटिल एंड अनलेस कि कोई माहिर अमराज चश्म मेरा डॉक्टर मुझे ना देखे, वही बताएगा ना। तो किसी डॉक्टर ने तो ये नहीं कहा कि उनकी बीनाई 15% रह गई है। ये इनकी अपनी बात हो सकती है, इतना अपना मुद्दा हो सकता है। हाँ, हम मानते हैं तकलीफ होगी उनको, तो हाँ, उस पे ये बात ठीक है। हम उस दौर में नहीं, ये जो कहते थे ना कि मुझे जरा पाकिस्तान जाने दो वाशिंगटन वालों, मैं तो जरा इनका AC आज उतार दो, और ये बहानेबाजी कर रहे हैं। नवाज शरीफ बहानेबाजी कर रहा है कि उनको इलाज के लिए बाहर चले जाओ। हम ये नहीं कहेंगे कि इमरान खान बहानेबाजी कर रहा है, हम ये नहीं कहेंगे कि ये जेल में जाते ही ये बंदे बीमार क्यों हो जाते हैं, इन सबको बीमारी क्यों याद आ जाती है। ये सेहत पर सियासत करना, मैं कहता हूँ ये गंदी काम है, गंदा काम है, और हमने कभी नहीं करना। हाँ, मैं रेस्ट अश्योर, चाहे वो मेरे ऑनरेबल कुलीग बैठे हुए हैं, तैमूर साहब, या हमें कौम सुन रही है, कि जो बंदा जेल में है वो स्टेट की कस्टडी में है और स्टेट उसकी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबल है। जितने बेहतरीन सहूलियात हम उनको दे सकते हैं हम उनको देंगे। अब तो बीच में अदालत आ गई है, अदालत का फैसला हुआ कि फ्रेंड ऑफ कोर्ट, हमने वेलकम किया, उनको विजिट कराया, विजिट के बाद उन्होंने रिपोर्ट दी। अदालत आगे कहे कि इनका अपना डॉक्टर जाए या कोई स्पेशलिस्ट की टीम चली जाए, या इनको बाहर हॉस्पिटल ले आए, या कुछ और भी, यानी जो सजेशन तो होगा आप उसको वेलकम करेंगे। अच्छा, लेकिन ज़ाहिर है माजी में बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। नवाज शरीफ साहब के जब प्लेटलेट्स कम हो रहे थे, अल्लाह ताला तमाम लोगों को जो है वो सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, किसी को भी कोई ऐसी बीमारी ना हो, चाहे वो आँख की हो, कान की हो। अज़ा की बीमारी जो है वो भी तकलीफ दे होती, छोटी से छोटी, लेकिन फिर हमने देखा था तब भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आज भी ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो टू टेक केयर ऑफ समबडी जो कि आपकी जो स्टेट की कस्टडी में है, उसकी बिनाई कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या हुआ, वो एक स्टोरी में बिल्कुल जाया जा सकता है। बट तैमूर झगड़ा साहब, उस वक्त क्या आप उस वक्त जी अच्छा, आप उनसे पूछ रहे हैं। मैं तैमूर झगड़ा साहब से क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि क्या अब आप लोगों ने जरा कि जब कोर्ट इन्वॉल्व हो गई है तो क्या स्ट्रेटजी क्या है? क्या कोर्ट से आप लोग ये भी अपील करना चाह रहे हैं, क्योंकि बेटों का उन्होंने कहा कि फोन पे बात करा दें, मुलाकातों के हवाले से या उनकी सेहत के हवाले से एवरीबडी मस्ट बी कंसर्न्ड? जी,
एवरीवन इज मोर देन कंसर्न। स्ट्रेटजी क्या है, मैं आपको इसका क्या जवाब दूं? अभी पैरेलल में कोर कमेटी की मीटिंग चल रही है, वो छोड़ के मैं आपके साथ बात कर रहा हूं और स्ट्रेटजी आएगी सामने। इट्स नॉट अबाउट स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी तो कोई यहां पे होने नहीं दे रहा ना। कुछ गलतियां हमारी अपनी है, कुछ गलतियां इनको पता है कि ये पूरा निजाम जो है वो इलेजिटिमेट है, तो ये छोड़ नहीं सकते। क्या स्ट्रैटेजी उसमें बना लेंगे स्ट्रैटेजी, जो भी पार्टी कहेगी वो हम करेंगे। फैक्ट क्या है देखें, जो इख्तियार वली ने कहा, या मेरे ख्याल में जो भी आज हुकूमत का रिप्रेजेंटेटिव कहेगा, मेरा तो आज इनको मशवरा होता कि ना आए टीवी पे। जो आप कह रहे हैं मुझे उसके जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, लोग खुद सुन रहे होंगे एंड दे विल मेक अप देयर ओन माइंड्स। आप जो भी एक्सप्लेनेशन देंगे, लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि वो आपकी एक्सप्लेनेशन सुन के ये मान ले कि आपके पास कोई जस्टिफिकेशन है। कभी कभी चुप रहना बेहतर होता है, कभी कभी उससे बेहतर होता है कि अपनी गलती मान ले एंड डू व्हाट्स राइट। जो सही है वो कर ले। कभी कभी बेहतर होता है कि अगर आपसे ऊंची कोई और ताकत है, उनको भी समझा दे टू डू व्हाट्स राइट। राइट। इमरान खान की आंख का मसला है। अब देख लें, अक्टूबर से अगर इमरान खान का एक्सेस खत्म ना होता, मेरे ख्याल में उसके बाद एक वो दिसंबर में मीटिंग हुई थी, आपको इतराज है इमरान खान की ट्वीट्स पे, ठीक है, हो सकता है लीगल एक्शन लें, लेकिन इस माहौल का नुकसान क्या होता है कि अगर मैं अभी भी आपको बेनिफिट ऑफ द डाउट दूं ना, आपके पास क्या फीडबैक आएगी कि इमरान खान की आंख जो है वो चल रही है या उसकी नजर है या नहीं। जी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हम कोई नहीं है। आज मैंने 2-3 हुकूमत के लोगों को सुना है, जी सलमान सफदर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट नहीं है, उसको क्या पता। मैं इसमें पढ़ना ही नहीं चाहता। अता तारड़ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट था, जब वो कहता था कि जी इमरान खान को बस वो छोटा सा मसला था तो वो 20 मिनट का ऑपरेशन हो गया, अब उसकी आंख ठीक है। ठीक। जो दूसरा बैरिस्टर अकील ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट था, जब वो ये कह रहा था, हमने सुना, some of us personally trusted you कि ये रिस्क आप नहीं लेंगे। राइट। लोग हमें साथ गालियां देंगे, वी डिजर्व इट ऑल्सो। देखें, हमारी लिमिटेशंस हैं एज इंडिविजुअल्स। जो हम पार्टी में गलत करते हैं वो हम गलत करते हैं, ठीक। लेकिन नुकसान आप पाकिस्तान को पहुंचा रहे हैं। जो डिस्ट्रस्ट बन रहा है लोगों का और स्टेट के दरमियान, वो हम बीच में हो या ना हो, वो इतनी आसानी से नहीं हट सकता। ठीक है, यानी जो कंसर्न है उसको गवर्नमेंट को ऑन अ वेरी वेरी सीरियस नोट कंसर्न रखकर जो है वो एड्रेस करना चाहिए। नजफल चंद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। चंद साहब बहुत शुक्रिया। चंद साहब, ये जो सिचुएशन डेवलप हुई है जिसमें हमें पता चलता है कि सलमान सफदर बीइंग एज फ्रेंड ऑफ कोर्ट जाते हैं, मुलाकात करते हैं खान साहब से, खासी लंबी मुलाकात के बाद वो रिपोर्ट भी पेश कर देते हैं आज। और तैमूर झगड़ा साहब को तो आप सुन ही चुके हैं, उनके फरते जज्बात में वो जो बात कर रहे हैं। आप नहीं समझते कि हुकूमत को ये बात तभी थोड़ी सी सीरियस ले लेनी चाहिए थी और एक मुलाकात चले बहनों के साथ या किसी भी सेन इंसान के साथ जो पार्टी का ओहदा रखता है, करा देनी चाहिए थी जब पिम्स अस्पताल लेके जाया जा रहा था? देखिए जी, कता नजर कोई क्या है या नहीं है, लेकिन इंसानियत के नाते और फिर हर इंसान का राइट है उसका प्रॉपर इलाज का, वो जेल में हो खा जेल से बाहर हो, इसके ऊपर डिबेट भी नहीं होनी चाहिए, मैं समझता हूँ। और ये आप कौन सा, हम पुराने दौर में है या कोई मार्शल लॉ है, इस वक्त पार्लियामान है, जमहूरियत हम कहते हैं, अगर है तो मेरे ख्याल में चीज़ों को उसी साइड पे, मैं हम तो पहले दिन से कहते हैं कि मुलाकातें भी होनी चाहिए और प्रॉपर इलाज भी होना चाहिए था। ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी कि कोई शिकवा करे कि इलाज खुदा न खास्ता सही नहीं हो रहा या कोई नुकसान हो जाता है पेशेंट का। तो मैं समझता हूँ कि ये जितना भी आप इसके ऊपर इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है जी, इसके ऊपर कोई डिबेट भी नहीं है। मेरे ख्याल में तो कोई ना डिबेट है ना किसी को जस्टिफिकेशन है। कोई थोड़ी बहुत आपको नाहली नजर आती है किसी की? देखिए जी, ये सबसे बड़ी नाहली तो होती है जेल सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी होती है, उसी कस्टडी में होते हैं। ये जेल से मैनुअल की खिलाफ वर्जी है। जो ही कोई मरीज बीमार होता है तो जेल का डॉक्टर होता है या
उसी कोर्ट्स के अंदर आपने ले जाना होता है, तो मैं समझता हूँ कि पहली तो ये जेल सुपरिटेंडेंट की बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है। और उसके बाद अगली जिम्मेदारी जो कोर्ट बाकायदा जो जज देख रहा होता है, जो मुआयना करता है जेलों का, उसकी जिम्मेदारी है। और फिर ये मुलाकातें अगर करवाते रहते होते तो कोई हर्ज नहीं था। ठीक कहा है कि ऐसी ट्वीट्स ना करने दी जाती जो जिससे एक टेंशन पैदा होती है, एक पोलराइजेशन, एक शिद्दत। पॉलिटिकल पार्टी का एक लीडर है और आप कोई भी हो, आम कैदी भी हो, मैं समझता हूँ बिल्कुल ही आम कैदी हो, उसके भी राइट्स हैं। तो ये जब हम हर एक के राइट्स की आप बात करते हैं तो फिर राइट्स देने चाहिए ना। मैं समझता हूँ अगर हम कहते हैं कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ भी है, जमहूरियत भी है, हम ह्यूमन राइट्स के भी वायलेशन नहीं करते, तो फिर हमें अपने किरदार से भी साबित करना चाहिए। और ज़ाहिर है कि सियासत में कोई खुदा ना ख्वास्ता कोई दुश्मनी तो होती नहीं है कि जान लेनी है या जान देनी है। दुश्मनी भी हो, अब देखें यहाँ तो सियासत में दुश्मनी होती है, यही तो अलमिया है हमारा, जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक जमाने में नहीं होती थी, अब होती है। नहीं, आपने मैं समझता हूँ जो छोटे ज़हनों के लोग हैं वो बना लेते हैं दुश्मनियाँ। और जो पॉलिटिकल जमातों के अंदर हमने सीखा कुछ नहीं है। इससे पहले शहीद भुट्टो की फांसी से भी हमने कुछ नहीं सीखा, मौसमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत से हमने कुछ नहीं सीखा, मियां नवाज शरीफ साहब की जलावतनी से हमने कुछ नहीं सीखा। सीखना चाहिए। मैं समझता हूँ पॉलिटिकल क्लास को आपस में बैठ के बातचीत करनी चाहिए। और जब हम आपस में बातचीत करेंगे, डायलॉग करेंगे, एक दूसरे का एहतराम करेंगे, अपने अपने नजरिए पे डटे रहें, अपने अपने नजरिए पे अमल पैरा रहें, लेकिन एहतराम का रिश्ता तो किसी सूरत नहीं जाना और बातें करने से जो मसाइल हैं उनके हल भी जरा ऐसे दरियाफ्त होते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है, ये इस सूरत हाल में ना PTI के लीडरान बरी हो सकते हैं, ना इस सूरत हाल से नून लीग के लीडरान बरी हो सकते हैं। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ ये इस पे जितना भी आप यानी इसकी आज नहीं तो कल आपको जवाबदेही कोई भी हो इक़्तिदार में उसके मसनद पे बैठा हो, उसको करनी पड़ेगी। इख्तियार वली साहब, अब ये जो कोर्ट ने बेटों की टेलीफोनिक गुफ्तगू के हवाले से कहा है कि बात कराएं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने हामी भी भरी है, ये गवर्नमेंट इस मूड में है और फिर उनके वीजे तो ऑलरेडी वो कह रहे हैं कि हमें दिए नहीं गए। नहीं देखिए, उनके पास तो नाइकोपी है, अगर वो आना चाहते हैं तो वैसे ही आ सकते हैं। वो तो उन्होंने तो ऐलान किया था, मेरे ख्याल में वो जो इन्होंने कोई तहरीक वगैरह का ऐलान किया था तो उस पर उन्होंने आना था, फिर वो नहीं आए। और दूसरा ये कि मतलब जो आने, वो क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा शेर है, मुझे पूरा नहीं आ रहा, कि आ सको तो रास्ते हजार और ना आना चाहो तो बहाने हजार, वो तो अलग बात है। जहां तक आपकी ये बात है ना, मैं लेट मी क्लैरिफाई, मैं अपने फाजिल कोलीग को ये बात बता दूंगे, ये पाकिस्तान में ऐसी हुकूमत अब नहीं है। वो जो कहती थी ना कि किसी की बीमारी की उस पर भी हंसा जाता था, उस पर भी तंज किए जाते थे, इवन यहाँ तक के मुर्दों पर भी तंज किए जाते थे कि ताबूत आ गया, ताबूत पार्सल हो गया। अब वैसे लोग नहीं हैं, हम पॉलिटिकल लोग हैं। हम ये समझते हैं कि जिनके साथ हमारी सियासी मुखालिफत है वो बात इलेक्शन में देखी जाएगी। रेस्ट एश्योर, उनकी अगर आपने वो बाकी रिपोर्ट पढ़ी हो, और हम पॉइंट स्कोरिंग पर ना जाएं, तो रिपोर्ट में ये बात तय हो गई कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे प्रिविलेज्ड अगर कोई प्रिजनर है तो वो इमरान खान साहब हैं। और अगर उसका कंपैरिजन करें आप मोहतरम जुल्फकार अली भुट्टो साहब के साथ माजी में, मोहतरम नवाज शरीफ साहब के साथ, बेनज़ीर भुट्टो के साथ, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो जब जेल में थे मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, उनके साथ, आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, तो उन सब के साथ अगर कंपैरिजन आप कर लें तो इस वक्त सबसे ज्यादा प्रिविलेज अगर किसी को हासिल है तो वो इमरान खान है। तो मेरे ख्याल में वो बयानियां गढ़ना कि इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है, उसके साथ ज्यादती हो रही है, उनको पानी नहीं दिया जाता, उनका टीवी बंद कर दिया, उनकी खुराक बंद कर दी, उनके साथ ये ज्यादती हो रही है, वो सितम ढाया जाए, तो मेरे ख्याल में इस चीज से अगर हम आगे निकल जाए तो बेहतर है। फैक्ट्स पर आ जाए। एक बात क्लियर है कि ना कभी इमरान खान की सेहत पर कभी सियासत की है, एंड रेस्ट एश्योर कभी भी नहीं करेंगे, नेवर एवर। चले, एंड आई होप के जो फैक्ट्स हैं वो भी मिन्स्ड नहीं होंगे, वो भी चीज़ें सामने आएंगी। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं इख्तियार साहब, फिर ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। तैमूर झगड़ा साहब, चूँकि अब ज़ाहिर है कि सेहत के बारे में तो चीज़ें सामने आ गई हैं, एक और चीज़ है जिस पर बात करना ज़रूरी है, वो है कि महसूस यूँ हो रहा है कि दोनों साइड से बर्फ़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलती हुई दिखाई दे रही है। फॉर इंस्टेंस आज हुकूमत के बारे में जो कोर्ट में रिमार्क्स पास किए गए, अच्छे मूड में है,
आपको भी लग रहा है झगड़ा साहब के अच्छे मूड में है? क्योंकि जब से मुलाकात हुई है वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब की, तब से दोनों पार्टीज ने थोड़ी थोड़ी इंच बाय इंच स्पेस देना शुरू कर दी है। वेयर डू यू सी दैट? मैं तो पाकिस्तान के आगे जाने का रास्ता एक ही समझता हूं क्या? कि हम नॉर्मलसी पे आए। नॉर्मलसी पे आने का मतलब कि पॉलिटिकल प्रोसेस, रूल ऑफ लॉ, और उसमें आप बार बार देख लेंगे कि सरकारी बयानिए के अलावा गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जहां हमें मौका मिला है हमने कोशिश की है कि हम अपना रोल अदा करें। मेरे ख्याल में जो सुहेल अफरीदी की मुलाकात हुई है विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल सिक्योरिटी, मोहसिन नकवी के साथ, कोर कमांडर के साथ, DGISI के साथ, दिस इज अ फर्स्ट स्टेप। वो फर्स्ट स्टेप का इस क्राइसिस के साथ कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। उसका ताल्लुक होना चाहिए कि एक आईनी निज़ाम है जिसमें जब आप एक सूबे में एक्शन लेते हैं तो उस सूबे की लीडरशिप को आपको साथ लेना पड़ता है, उनको लीड करना है। ये पूरा प्रोसेस वहां पे चीफ मिनिस्टर को गद्दार करा के, उस पार्टी को दहशतगर्द करा के, जब से वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है सुहेल खान अफरीदी साहब की, तब से वादी तीरा का जिक्र उनकी जबान मैं कह रहा हूं ना, देखिए मैं कह रहा हूं ना, उन्होंने सर के फंड्स वगैरह ये सब चीजें देने की बात की है, तो नहीं जहां तक लेट्स नॉट कंफ्यूज थिंग्स। जो खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स का मामला है, ये रियासत जो है वो शदीद ज्यादती कर रही है। ये केस मेन स्ट्रीम मीडिया पे आता ही नहीं है। कभी बुलाएं, एक एक फैक्ट देखें, ठीक है, ताकि उस पे बात करें, और ना शहबाज शरीफ ने वो फंड्स देने हैं। लेट्स नॉट मिन्स वर्ड्स। लेकिन जब आप जो है, जो अवाम के पसंद है, जिनको वोट मिला है, आप उनको दहशतगर्द करेंगे, आप उन पे सवाल उठाएंगे, आप पाकिस्तान को कमजोर करेंगे। नहीं, आई थिंक उस बयानी से भी हालांकि आज हमें गवर्नमेंट इज बैकिंग ऑफ थोड़ा। ये हम इफ्तार वली साहब शायद आपको बेहतर एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, बट व्हाट आई हैव सीन थ्रू आउट कि थोड़ा अब इफ्तार वली साहब हंस रहे हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आप ही दे सकते हैं, लेकिन मैंने ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो पहले दिन से आप लोगों ने कहना शुरू किया था उससे थोड़ा आप भी पीछे हटना शुरू हो गए कि भाई ऐसा नहीं है कि दहशतगर्द को सपोर्ट कर रहे हैं वो। झगड़ा साहब प्लीज कंटिन्यू। देखिए, पहला कदम है, इसमें बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स आएंगी, ठीक है, लेकिन द मोमेंट आपका ख्याल है कि आप सुपर इम्पोज कर सकते हैं ना, जिस दिन आपने फॉर एग्जांपल पॉलिटिकली ये हुकूमत गिराई, ठीक, जो इस निजाम की 5-10% लेजिटिमेसी तो नहीं, एक्सेप्टेंस है ना, वो भी खत्म हो जाएगी। और जो कनेक्शन है अवाम का, वो इतना लूज हो जाएगा कि उसके बाद जो वो आवाजें हैं, ठीक, जो कि एक्चुअली कोशिश करना चाहती हैं कि ये ब्रिज बनाए, वो आवाजें और भी इरेलेवेंट हो जाएंगी। ठीक, मैं कोशिश कर रहा हूं ना पहले इशू पे सियासी बात करूं, ना इस इशू पे सियासी बात करूं, लेकिन इस सब का हल, दोनों का हल एक ही है। आइन को और कानून को वापस लाएं और उसको प्रायोरिटी दें ओवर द फैक्ट कि आप एक लीगल गवर्नमेंट में बैठे हैं, पाकिस्तान आगे चला जाएगा। लेट्स फाइंड अ वे फॉरवर्ड। चंद साहब, तो ये जो वे और विल है, ये आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि चलिए थोड़ा सा मैं तज्जिया पेश कर देती हूँ। जब से वो मुलाकात हुई है CM और PM के बीच में, तो हमने देखा है कि वो फ्रॉम द बैन टू द वैन जो डले हैं, उसके बाद फिर अनबैन, सिचुएशन चेंज हो रही है। देखिए, मैं समझता हूँ कि जब लीडर ऑफ द अपोजिशन बने, थोड़ा सा उससे भी पीछे चले जाएं, सेनेट और कौमी असेंबली में, और ये भी एक CBM थे मेरे ख्याल में, और उसके बाद CM की और PM की मीटिंग्स पहले भी होनी चाहिए थी। ये बड़ा गलत हुआ जो पहले नहीं हुई। वो उसमें लगता है ऐसी है कि CM साहब ने नहीं की, लेकिन PM साहब ने तो पहले दिन टेलीफोन किया, और CM को मिलना चाहिए था, सूबे के मफाद के लिए मिलना चाहिए था। जब आप मुलाकात नहीं करें, हर फोरम पे देखे, जब आप बैठते हैं सियासी, हम आप TV पे बैठ के हम बहस कर रहे हैं, लेकिन जब हम आमने सामने बैठते हैं ना, यकीन करें हम उसमें से
कई बातें हैं जो हम कहते हैं कि ये आपकी पार्टी में गलत है, अगला तस्लीम करता है कि ये मेरी में इख्तियार वली साहब तस्लीम कर लेंगे, झगड़ा साहब कर लेंगे, मैं कर लूंगा, वली साहब नहीं कर लूंगा, करनी पड़ती है। हम जब आपस में आप ना कैमरा बैठते हैं ना, तो इसी तरह जब लीडर्स के साथ आप चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग्स होंगी या पीटीआई के सीनियर लीडर्स की मीटिंग्स होंगी तो 100 रास्ते निकलेंगे। मैं समझता हूँ कि पीटीआई ने ये गलती किया, उसने हर फोरम पे अपना फोरम मिस किया है, खा वो असम्बली का फोरम हो, स्पीकर का हो, सीसीआई का हो, अपोजिशन जमातों का हो, कभी इफ्तार पार्टियों पे मिलते, कभी ईद मिलन पे मिलते, कभी शादियों गमियों पे मिलते, बैठ के एक डायलॉग होता है, पॉलिटिकल डायलॉग, बैकडोर डिप्लोमेसी होती है। यानी सोशल बाइकआउट नहीं तो करना ये चाहिए। नहीं, सोशल बाइकआउट का क्या फायदा हुआ? आपके वर्कर को आप मरवा रहे हैं, वर्कर का तो बाइकआउट नहीं करता, वर्कर को तो गाली नहीं देता। ये लीडर्स, ये कौन सी सियासत है कि आप अपना प्रोफाइल बढ़ाने के लिए गाली गलौज? अब ये जो थोड़ी थोड़ी बर्फ पिघल रही है, मैं समझता हूँ कि अब माहौल बिल्कुल आम पब्लिक भी ये चाहती है और माहौल भी बना हुआ है। और मुझे लग भी रहा है कि राना सनाउल्लाह साहब से मेरी खुद भी मीटिंग्स हुई, मैं मिला था और मैंने उनके ख्यालात भी सुने और झगड़ा साहब जैसे और असद कैसर साहब जैसे लोगों के ख्यालात भी सुने, आमर डोगर साहब के सुने। ऐसे लोग हैं पीटीआई में, जो गौर साहब हैं, जो जाते ये सारे लोग ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ, जो समझते हैं कि हमें आपस में डायलॉग करने चाहिए। चलें क्विकली मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, इख्तियार वली साहब की तरफ मैं जाती हूँ। वो ये है कि ये इन टर्म्स ऑफ व्हाट कंडीशंस हुआ, मतलब क्योंकि ज़ाहिर है कि बहुत देर से बात तो कर रहे थे कि डायलॉग्स होने चाहिए, पीटीआई को ख़ास प्रेशर भी बिल्ड नहीं कर पाई 8 फरवरी को। देखिए प्रेशर बिल्डअप नहीं कर पाई और मैं देखे ना जी मैच फिक्स था। नहीं, मैं उसके ऊपर मैं कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं सब करना चाहता। माहौल बड़ा नहीं मैं सिर्फ माहौल बड़ा नहीं मैं अगर मैं कहूँ ना, मैं बहुत सारी मिसालें मिलती हैं, ये अच्छी बात अगर मैच फिक्स है। नहीं मैं समझता हूँ मैच फिक्स होना चाहिए, मैं यही बात कर रही हूँ। मैं समझता हूँ कि मैच अगर फिक्स है तो ये बहुत अच्छी बात है। पॉलिटिकल क्लास का देखें, हर कोई सियासतदानों को गालियां देता है, टीवी ऑन करें, आप पब्लिक में जाएं तो सियासतदानों के पास इख्तियारात कितने हैं? हम आपस में क्या गालियां देने के लिए हम सियासत करते हैं, या गालियां देने के लिए हम टॉक शोज करते हैं, या इसलिए हम वोट लेते हैं, या पार्लियामान गालियों के लिए सिर्फ बना हुआ है? आप आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, हर एक का अपना गवर्नेंस मॉडल है, अपना मैनिफेस्टो है। कुछ मैच में अगर मैच फिक्स हो जाए तो अच्छी बात होती है। इख्तियार वली साहब, ये जो मैच या पेच हुआ है ये फिक्स है तो चांद साहब कह रहे हैं अच्छी बात है, तो आप बता दें कि ये फिक्स है या ये बहुत ही नेचुरल हुआ है, एंड इन व्हाट कंडीशंस हो रहा है? जी, जो चंद साहब ने बात की है, नदीम अफजल चंद साहब ने, बिल्कुल दुरुस्त बात है। वी आर पॉलिटिकल कॉमरेड्स, हमें आपस में राब्ता होता है, हम बातें डिस्कस करते हैं, हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जो गलत होता है उसमें वो भी पता चल जाता है, जो दुरुस्त होता है उसमें वो भी मालूम हो जाता है। और एक बात मैं आपको बताऊं कि सियासत में 2 चीज़ें होती हैं, एक नारा मस्ताना होता है और एक डायलॉग, जिसको मुज़ाकरात कह लें, डायलॉग कह लें, मकालमा कह लें, जो भी कह लें। नारा मस्ताना आपकी अपनी जमात के अंदर होता है और डायलॉग जो होता है वो आपकी तमाम जमातों के साथ होता है। पीटीआई ने सिर्फ एक टूल उठाया हुआ था, वो नारा मस्ताना या जो भी कहें वो लगाते थे, बाकी इनका किसी जमात के साथ, ये अभी भी इमरान खान साहब माजरत के साथ, वो इस वक्त तकलीफ में है या जेल में है तो उनको अचकजई साहब के साथ भी ताल्लुकात अच्छे बनाने पड़ रहे हैं। हम खुश हैं, कर ले, बना ले। वो मौलाना फजल रहमान के पास भी जो है तो डेलीगेशन भेज रहे हैं, अच्छी बात है। हम तो यही चाहते थे कि पीटीआई जो है वो बिहेव करना शुरू करे दीगर पॉलिटिकल पार्टीज की तरह। लेकिन इख्तियार वली साहब, आई डिसेंट ऐसा नहीं है कि वो बिहेव करते और आप फौरन नरम गोशा दिखाते। देयर समथिंग बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने बिहेव करना शुरू किया और हमने नरम गोशा नहीं, हम ताउन करेंगे और भरपूर करेंगे। अब तो मेरे ख्याल में ये आज मैं देख रहा हूँ, आज टीवी पे बैठकर तैमूर झगड़ा भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह बेइख्तियार नहीं कह रहे, वरना ये तो रोज टीवी पे आके सबसे पहले हमें जो नाम दे कहते ये बेइख्तियार हैं। अब इनका वजीर आला आके हमारे वजीर आजम से मुलाकात करके चला गया, इनको हमारे इख्तियारात भी मालूम हो गए और हमारी अथॉरिटी का भी पता चल गया, और हमने इनकी जेल में इनके लीडर को कितने मजे में रखा हुआ है, हमारा वो इख्तियार भी इनको मालूम हो गया। वरना इनके इख्तियार में जब हमारे लीडर थे जेल में, अदी फरियाल तालपुर थी, आसिफ अली जरदारी साहब थे, शहबाज शरीफ साहब थे,
हमजा थे, राना सनाउल्लाह था, एहसन इकबाल था, ख्वाजा आसिफ था, ख्वाजा साद रफीक था, सलमान रफीक था। कौन, हमारी तो बहुत बड़ी लिस्ट है। ये तो लोगों मुखालफों के सेलों में, उनकी जेलों में ये बिच्छू वगैरह भी छोड़ देते थे। आपके लीडर ने तो ऐसी कोई शिकायत नहीं, बिकॉज वी आर पॉलिटिकल पीपल, हम सियासी जमात हैं और हम मुखालिफ को इलेक्शन में वोट की पर्ची के जरिए इलेक्शन के दिन शिकस्त देते हैं। उसके बाद फिर जो कुछ होता है वो फिर मुल्क के लिए होता है, वो 25 करोड़ आवाम के लिए होता है। दैट्स इट। ठीक है खान साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं क्विकली। ब्रेक से जब वापस आते हैं नाजरीन, तो ये जो सिचुएशन के अंदर डायलॉग्स की बात हो रही है कहीं ना कहीं से, तो इस पे मजीद कितनी पेशरफ्त मुतवक्के है, हो सकती है? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नदीम अफजल चंद साहब, ये रह क्या गया है 26वीं 27वीं और फिर अब ये 28वीं की बात हो रही है? ऐसा क्या रह गया है, कितना रह गया है, या कितना आपको पॉलिटिक्स में कई लोगों को एहसास कमतरी होती है ना, तो फिर वो कभी कानून और आइन का सहारा लेना शुरू कर देते हैं, कभी अदालतों का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप आवाम के सहारे पे सिर्फ हम सियासत करें तो ज्यादा बेहतर होता है। नहीं, तरमीम जरूरी भी होती है। तरमीम देखिए, रिफॉर्म तरमीम किसने कहा ना करे, लेकिन कंसेंसस के साथ, डायलॉग के साथ, डिबेट हो पार्लियामान के अंदर, फिर उसको जो पार्लियामान फैसला करे सबको कबूल करना। लेकिन इस बार जो 28वीं तरमीम की बात हो रही है, आपको लगता है कि उसमें पीपल्स पार्टी के हिस्से में कुछ चीजें रह गई हैं? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ पहुंचते गए और टीवी पे भी गल्लां हो रही हैं। नहीं, वो तो भी समझ आ गई है, मैंने भी आई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है ना 28वीं तरमीम में जो क्या सराइयाँ या परसेप्शन की बात हो रही है, अभी जब तक कोई सामने चीज नहीं आती उस पर डिबेट हम कैसे कर सकते हैं? कोई सूबों की बात करता है, कोई एनएफसी एक मिनट हंसी वाली गल है कि 26वीं के टाइम पे भी सामने कुछ नहीं आया था। जब आया तो फिर हमारी सीसी में डिस्कशन तो हुई ना। ठीक, वो वैसे मुसव्विदे भी अलग-अलग मिले थे, लेकिन हमारी सीसी में मुसव्वदा भी आया, हमने डिबेट भी की, उसके बाद तमाम पॉलिटिकल जमातों ने। लेकिन मैं समझता हूँ कि पार्लियामान के अंदर सर असल बहस होनी चाहिए। ठीक, ये रातों रात तरमीम नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर पूरी डिबेट होनी चाहिए। अच्छा, इंटरेस्टिंगली चंद साहब कह रहे रातों रात नहीं होनी चाहिए, इख्तियार वली साहब ने सेकंड भी किया, लेकिन वली साहब रातों रात ही होती है। वो जब जिस सीएसी मीटिंग की वो बात कर रहे हैं, जब इनको उनकी हुई, उनको पता चला कि यार साढ़े वाला मुसव्वदा तो बखरा है, मौलाना वाला तो और है। तो ये 28वीं क्या जरूरत पड़ी है इख्तियार साहब? क्या किस चीज क्या रह गया है पीपल्स पार्टी ने देना है जो आप लोगों को? नहीं, ये हमारे बड़े प्यारे और बड़े खूबसूरत हमारे इत्तेहादी हैं, बड़े प्यारे हैं, हमें इनकी बड़ी कदर है और इनकी राय की भी कदर करते हैं। अगर पिछली वाली कोई रात को आई थी तो इस वाली दोपहर 12 बजे आ जाएगी। आप फिक्र न करिए, गिला इनका दूर करेंगे, ऐसे नहीं होगा। लेकिन ये है, मैं एक बात को नोट करता हूँ कि वैसे तो चंद साहब की सारी बातें काबिल एंडोर्समेंट, उसको बंदा उसकी तौसीक ही करे। मैं समझता हूं कि डिबेट होनी चाहिए, कानून साजी हो, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं कहता हूं इवन पब्लिक में भी हो जाए। पब्लिक में अगर आप पब्लिक एट लार्ज आप इसको करें, ये आपका पर्सनल ओपिनियन तो भी आप कर सकते हैं। मैं पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, बीइंग अ डेमोक्रेटिक कारकुन आपको बात बता रहा हूँ। और चीजों को डिस्कस करना चाहिए, किस चीज की आपका। देखिए, कोई हम में से ये जो आइन है ना, ये कोई इसी पार्लियामेंट ने बनाया था और इस पार्लियामेंट का काम है आइन बनाना और इसका काम है उसमें तरामीम लाना। ये इसकी वाहिद कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाकी जो काम है वो वगैरह वगैरह में आती है। जो जिसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है कि ये लेजिस्लेशन करेगी। तो इससे पहले हाउ अबाउट लेट्स स्टार्ट ऑफ विद अ गुड थिंग कि आप लोग बैठ के ऑपोजिशन के साथ कम से कम इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पे बात कर लें। और डू यू नीड अनदर तरमीम फॉर दैट एज वेल? आई डोंट थिंक सो। नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर बिल्कुल होनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन हमें ये भी एक कौम को भी नजर आएगा कि हम कितने लोग डायलॉग में और मुल्क का निज़ाम और फ्री एंड फेयर इलेक्शन में हम कितने मुखलस हैं। इधर से स्टार्ट कर लेना, जवाब दे रहे हैं। नहीं, मैं इसके बाद इख्तियार वली साहब आपकी तरफ ही आ रही। तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को भी चाहिए कि हुकूमत के साथ कंसल्टेटिव प्रोसेस ऐसा ट्रांसपेरेंट तरीके से करे, डिमांड करे।
बार बार, और हुकूमत भी मेरे ख्याल में इस वक्त इस मूड में है कि वो इस प्रोसेस को पूरा करना चाहती है। अच्छे मूड नहीं, मुझे लगता है हुकूमत मूड में है। मैं पहले नहीं लगता था, अब लगता है हुकूमत मूड में। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗਾਣਾ मैं थोड़ा सा मोल्ड कर देनी है जो कोर्ट ने किया है कि मूड जड़ा है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। वो मैं आगे वो कहना नहीं चाहती, मेरे ख्याल से मैडम नूर जहां ने शायद गाया। नहीं, वो तो था ना, मैं नोट भी कहा मेरा मूड बढ़े, लेकिन अब आप इसका आप ये कह सकते हैं कि जमहूरियत कहती पई है मेरे ते रोल और मैं मूड विखाओ। मुझे पता था जो मैं कहना नहीं चाहती था इख्तियार वाली साहब कमाल है ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਾ ਲਓ। नहीं ऐसी कहना चाहे ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਵਿਖਾ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਬਣੇ। ਵੋਟ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। अगर ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ इख्तियार वाली साहब। अच्छा, इसके साथ राइमिंग जो है ना, राइमिंग एक और वर्ड भी है लेकिन क्या? वो नहीं ले सकते। अच्छा वो रखा था एक दफा किसी ने रखा था जी, वो जो टेबल पे, वो जो किसी ने शो में लाके टेबल के ऊपर रखा हाँ था। जी, लेकिन आप चले दरगुजर कर दे क्योंकि आप लोगों के लिए ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी अब की बार। चले इख्तियार वली साहब, तो ये जो तरमीम आ रही है, इससे पहले चंद साहब भी कह रहे थे कि ये जो बेसिक चीज है इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती, इस पे सीरियसनेस होनी चाहिए। सीरियसनेस है कहाँ? और हुकूमत के कॉरिडोर्स में हर जगह पे सीरियसनेस है, और उसमें इसके डिस्कशन का भी वक्त आ गया है। देखिए, ये बात मेरे ख्याल में एक डेडलॉक था। जिस पार्टी का अपोजिशन लीडर है वो अपोजिशन में बैठ तो रही है लेकिन अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर रही। कुछ उनकी आईनी जिम्मेदारियां हैं। हम तो यही कहते थे कि आप अपनी सियासी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी जो आईनी दस्तूरी जिम्मेदारी है वो भी पूरी करें। उस तरफ तो ये आते नहीं है, ना बात करते हैं, ना सोचते हैं। मतलब सुबह दोपहर शाम सहरी के टाइम अफ्तारी के टाइम बस सिर्फ तनकीद किए जाओ, इससे तो दुकान नहीं चलती। और मेरे ख्याल में ये बात अब पीटीआई के सीनियर लोगों को भी ये बात समझ आ गई है कि सिर्फ इससे दुकान नहीं चलती, काम भी थोड़ा सा करना पड़ता है और चीज़ों को मिला के चलना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में ये जो आप बता रही हैं ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का, तो समहाउ हुकूमती सतह की ये बात जो है तो अपोजिशन के साथ टेकअप की जा चुकी है। अच्छा। एंड थिंग्स विल गेट हैपेंड, यानी we will see that happening soon. जी, soon before 28th amendment या after that? अच्छा, आप 28 अमेंडमेंट या आप रमजान के साथ या छोटी ईद या बकर ईद के साथ ना जोड़े, लेकिन ये इट हैज बीन टेकन। मैं नहीं कह रही, आप लोगों के अपने मिनिस्टर बैठ के कह रहे 1-2 महीने की बात है, 1-2 महीने में हो जाएगी। देखिए, आप अपने लोग मेरे ख्याल में आप मुल्क का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ना, स्टेबिलिटी के साथ आप जोड़े। और मुल्क में आप कहें कि इस्तेकाम हमें फौरन चाहिए, और इस्तेकाम तब भी आता है जब हमारा अपना हाउस इन ऑर्डर होगा। नहीं, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है तो 26वीं हुई, स्टेबिलिटी नहीं थी 27वीं हुई, हो सकता है 28वीं की बात आ जाए। जब स्टेबिलिटी ना हो ना जी, तो फिर सूबों की और वफाक की जो लड़ाई है, इससे पहले भी मियां नवाज शरीफ और शहीद बीबी के दौर में भी आपने देखा, या और भी बड़े मौके आए, तो कभी भी मुल्क सही तरीके से कभी चला नहीं। यानी आप कह रहे तरमीम से स्टेबिलिटी नहीं आती? नहीं, तरमीम से नहीं। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल शिद्दत कम होने से, पॉलिटिकल पोलराइजेशन कम होने से, और एक दूसरे के एहतराम से, और पार्लियामान के इफेक्टिव होने से। हाँ। जब हर डिबेट पार्लियामान के अंदर होगी, हर फैसला बजाय चौकों में सड़कों पे करने के आप पार्लियामान में बैठ के ओपन डिबेट करेंगे, तो मैं समझता हूँ उस वक्त स्टेबिलिटी आएगी, पब्लिक ओनरशिप देगी निजाम को। चंद साहब वो कह रहे हैं कि हम 28वीं पार्लियामेंट, बड़ी खुशाइंद बात, अगर तो ये होता है, वैसे हुआ नहीं है 2 दफा में, तो आपको लग रहा है कि ये होगा? देखिए, मैं तो अभी 28वीं तरमीम नहीं देख रहा। अच्छा, आप नहीं देख रहे, वजह क्या है? पीपल्स पार्टी मूड में नहीं? मुझे नहीं, पीपल्स पार्टी की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि और बड़े मसाइल हैं। इस वक्त मसाइल हल करने की जरूरत है। हमें अफगान टेररिज्म से डील करना है। सबसे नंबर 1 मसला हमारा दहशतगर्दी है। Exactly. 2 सूबे और आप इस्लामाबाद में दिन दिहाड़े धमाके हो रहे हैं, और आप 200-300 घर तबाह बर्बाद हो गए। बलूचिस्तान की कंडीशन, तो फिर बलूचिस्तान देखें, ये हमारे प्रायोरिटीज हैं। नेशनल एक्शन प्लान पे सारी पॉलिटिकल जमातों ने अमल करना है। सूबे ने वफाक के साथ तावन करना है, वफाक ने सूबे को ऑन बोर्ड लेना है, और तब आपने दहशतगर्दी से जाकर निपटना है। वरना हमारी जो फोर्सेस शहीद हो रही हैं, जो हमारे सिविलियन शहीद हो रहे हैं, उनको हम क्या मुंह दिखाएंगे सियासतदान के तौर पे कि हम दहशतगर्दी को नंबर 2 प्रायोरिटी पे ले जाते हैं, और हम तरमीम को सिर्फ गुड्डे उड़ाने से तो जमहूरियत नहीं ना मजबूत होती, दहशतगर्दी कंट्रोल करने से नहीं। सिर्फ गुड्डे नहीं उड़ते, वो पेचे भी लड़ते हैं, तो पेचियां दे विच
कदी गुड्डी कट भी जाती है तो बच भी जाती है। इख्तियार वली साहब, लास्टली ये मुल्क के क्या कहते हैं कौम के वसी तर मुफाद में जो बातें चंद साहब ने की हैं, उसमें फिर एक और भी चीज़ कर लें, खान साहब को भी ऐड ऑन कर लें कौम के वसी तर मुफाद में, हो सकता है? अच्छा, एक तो ये गुड्डी की मुझे समझ नहीं आई। ये बसंत में गुड्डी उड़ी है, लाहौर में पेचे कट गए हैं, कुछ पिशोर में पिशोर में तो कुछ जाके यार नहीं, वो पेचे कटे नहीं है, वो अभी आप लोगों के पेच डले हुए हैं। मतलब हर नाजुक जगह सूरत में पड़ोस में जो है तो तलावे पर वो कह रहे हैं वो कट गई है। इख्तियार वली साहब, आप गुड्डे उड़ाते रहे और डोर कहीं और जा अड़ गई है। मैं तो और ये ना हो कि पिन्ना किसी और के हाथ में। आप मैं चंद जी, मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप आ जाए, एक बंदा गुड्डी उड़ाएगा, दूसरा जो है वो मांझे की गिरारी चरखी पकड़ लेगा, तो मिल के घेरे मिल के उड़ाते हैं। आप क्यों नहीं? हम तो जमहूरियत का गुड्डा उड़ाएं, आप दहशतगर्दी से निपटने के लिए गुड्डा उड़ाएं तो हम हर वक्त हाजिर हैं। सर मैं भी तो जमहूरियत की हम हर वक्त हाजिर हैं। मैं कोई कराची में बसंत की थोड़ी बात कर रहा हूँ, मैं जमहूरियत की गुड्डी। अच्छा, वैसे पता नहीं इट्स बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज और व्हाट, लेकिन आप लोग जेंडर अलग अलग, आप गुड्डा कह रहे हैं वो गुड्डी कह रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप अलग अलग तो आसमान में। मैं मेरा जेंडर का तल्लुक ही नहीं, मैं तो बात बड़ी वो भी सीरियस बात कर रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि इस वक्त, लेकिन हम बिटवीन लाइंस कर रहे हैं, हम मजाक में बात हो रही है, लेकिन है नहीं, इस मुल्क में बिटवीन लाइन से नहीं बात की जा सकती अभी तक, इतनी आज़ादी नहीं है। चले, मैं भी बिटवीन लाइंस में बात करती हूँ। वैसे बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब आपका भी, तैमूर झगड़ा साहब, नदीम अफजल चांद साहब, थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस इन स्टूडियोज। बात ये है गुड्डी उड़नी चाहिए और वो उड़नी चाहिए पाकिस्तान की। अब गुड्डी है या गुड्डा है, बड़े ताबे वाला उड़ना चाहिए ताकि जो दुनिया है वो देखे कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर रहा है। अब उस तरक्की के अंदर जब आप इंटरनल इश्यूज डिस्कस करते हैं तो उसमें जब जमूद का शिकार हो जाती हैं चीज़ें तो फिर थिंग्स गेट वर्स। आई थिंक जो चीज़ें अभी चल रही हैं उसके लिहाज से कहीं ना कहीं शायद मुक्तदरा की तरफ से भी थोड़ी सी लचक दिखाने की कोशिश हो जाए या हो सकती है। एनीवेज, अगले हफ्ते फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।